हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु। आज करने वाले हैं बच्चों रैखिक प्रोग्रामन के सारे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस जो आपके सीयूईटी के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखेंगे किस वैरायटी के क्वेश्चन आखिर रैखिक प्रोग्रामन के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो इसकी थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कल के लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं इसके क्या, हाँ फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर पिछले कोई भी लेक्चर नहीं देखा हो तो उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्कैन कर लो, लिंक मिल जाएगी, लिंक पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सीयूटी 2023 में कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा। मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था कि बिंदु को संतुष्टिकरण वाला एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लेना बच्चों। बिंदु के संतुष्टिकरण के ऊपर एक क्वेश्चन आया, एक नहीं बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये रहा। तो वह बिंदु जो इस के हल क्षेत्र में स्थित नहीं है बताना है, मतलब जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो बताना है हमें। तो एक एक करके बिंदु रख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ x की जगह पे 1 और y की जगह -1 रखेंगे। x की जगह पे 1 रखा तो 2 आएगा, y की जगह -1 रखा तो +1 आएगा, लेस इक्वल टू 4। तो ये बन के आया यहाँ पर 3। क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, मतलब कि ये बिंदु इसके क्षेत्र में आएगा, ठीक है। मतलब पहला वाला मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे असंतुष्टिकरण वाला बताना है, जो संतुष्ट ना हो वो बताना है। फिर 5 रखा x की जगह पे तो ये आएगा 10, और 1 रखा यहाँ पर तो ये आएगा -1, लेस इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 9। क्या 4 9 से बराबर है? नहीं। क्या 4 9 से बड़ा है? नहीं। ये दोनों ही कंडीशन आपकी गलत हो गई, इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। ये जो बिंदु होगा ये इसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा, ये चीज आपको यहां से पता चल गई। आप दूसरे दो भी चेक कर सकते हो, ये जरूर आ रहे होंगे क्योंकि ये हमारा आंसर है। चलिए चेक करके दिखा देता हूं। तो 0 यहां पे रखूंगा और 2 यहां पर, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, लेस इक्वल टू 4। आपको दिख रहा है 4 - 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल, है ना। ये इसके बिंदु क्षेत्र में आएगा, हल क्षेत्र में आएगा ये बिंदु। फिर यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 लेस इक्वल टू 4। तो यहां से प्राप्त होगा 1, और आपको पता है 1 जो होगा वो 4 से छोटा है या 4 1 से बड़ा है। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। केवल एक बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो है 5,1। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से बस बिंदु रख के आप पता लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि एलपीपी में, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सुसंगत क्षेत्र यानी कि फीजिबल रीजन अपरिबद्ध है। फीजिबल रीजन क्या है बच्चों? अनबाउंडेड है। मैं आपको बता चुका हूं, जब फीजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो क्या कंडीशन होती है? फीजिबल रीजन क्या है? अपरिबद्ध, अनबाउंडेड है। तो उद्देश्य फलन z बराबर, उद्देश्य फलन यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर ax + by के इष्टतम मान का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या है? एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर सुसंगत क्षेत्र है, अगर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों वैल्यूज हो सकती हैं वहां पर, ठीक है, दोनों वैल्यू मिलेंगी आपको वहां पर। लेकिन अगर अनबाउंडेड है सुसंगत क्षेत्र मेरा, यानी अपरिबद्ध है, तो मैक्सिमम मान या मिनिमम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि एलपीपी में, किसी एलपीपी में, ठीक है, असमीकाएं या चरों पर लगने वाले प्रतिबंध, असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज या वेरिएबल्स पर जो कंडीशंस लगती हैं बच्चों, जो प्रतिबंध लगते हैं, जो कंडीशंस लगती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है क्या? रैखिक व्यवरोध। उनको लीनियर कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। रैखिक क्षेत्र लीनियर रीजन बोला जाता है। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनमें से कुछ नहीं। तो उन्हें बोला जाता है रैखिक व्यवरोध, है ना, लीनियर कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है उनको। जो इनइक्वालिटीज देके रखते हैं बच्चों, जो इनइक्वालिटीज या असमीकाएं देके रखते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंट्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है बच्चों? व्यवरोध बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस तरह थ्योरी वाले क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, सीधे सीधे थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, एकदम रद्दी रद्दी क्वेश्चन। फिर आप देख पा रहे हो, ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको, जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले जिसके अंदर केवल एक ही इक्वेशन देके रखी है, एक ही व्यवरोध इस प्रकार का देके रखा हुआ है, इसके मायने होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसके मायने क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। x + y लेस इक्वल टू 1, x + y लेस इक्वल टू 1, जब भी इस प्रकार का है तो x और y दोनों को 0 0 रखने की कोशिश करो। तो दोनों को 0 0 रखोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। पहले देखो कि यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है
तो उस केस में डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपके पास एक बिंदु आ गया 0,0। यहां पर अगर x और y के कोएफिशिएंट बराबर है यानी कि 1 1 है तो ये डायरेक्ट 1,0 और ये 0,1 आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप यहां पर 0 रखोगे तो x बराबर 1 और यहां 0 रखोगे तो y बराबर 1। सिंपल, ठीक है। तो ये तीन बिंदु आए, तीन बिंदु को z पे रख के देख लो कहां मैक्सिमम मान आ रहा है। तो x और y दोनों को 0 रखूंगा तो ये खत्म, ठीक है। दूसरा वाला बिंदु उठाया मैंने यहां पर, तो यहां 1 रखा, यहां 0, तो यहां 1 रखूंगा तो 3 आएगा। z बराबर 0,1 मतलब यहां 0 रखा तो ये खत्म, यहां 1 रखूंगा तो यहां पर आएगा 4। तो यही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया है, जैसा कि अभी भी मैंने आपको दिखाया। ये व्यवरोध दे के रखे हुए हैं, इनको कुछ नहीं करना। यहाँ देखो x प्लस वाई 0 0 रख के देखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे तीन बिंदु मिलेंगे हमें। कौन कौन से तीन बिंदु? 0,0 और x प्लस वाई बराबर 3 है तो 3,0 और 0,3। हमें क्या करना है बच्चों? इसको z में रखना है। z बराबर क्या दे के रखा हुआ है? x माइनस वाई, ठीक है, मतलब अंतर निकालना है दोनों का। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 में तो 3 आएगा और 0 माइनस 3 में कितना मिलेगा? माइनस का 3, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है? अधिकतम मान। तो z का अधिकतम मान तो बच्चे z बराबर 3 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। z का अधिकतम मान कौन सा आया है? 3 आया। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का। चलो अगले पे चलते हैं, बट उसके पहले बता दूं बच्चों प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो चुका है आपका। 27 तारीख से बच्चों इसकी मैथ्स की क्लासेस चालू हैं। बिल्कुल देर मत करो, Y767 कोड लगा लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 1999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। लेट करोगे तो फिर ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि होली डिस्काउंट मिल रहा होगा आपको अभी यहाँ पर। इसके बाद अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कोई भी डाउट दिक्कत समस्या परेशानी है, इसको स्कैन करना है, गूगल फॉर्म आएगा उसको भर देना, ठीक है, आपसे बात हो जाएगी मेरी। ये देखो सीयूटी 2023 में पूछा गया, किसी रैखिक क्रमादेशन समस्या, यानी वही बोल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी की बात कर रहा है, में निर्णय चरों के मानों का समुच्चय जो रैखिक व्यवरोधों तथा ऋणेतर शर्तों को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है? मतलब क्या? जो रैखिक व्यवरोध हमें देके रखते हैं बच्चों, जो रैखिक व्यवरोध हमारे को देके रखते हैं, उनका कॉमन एरिया की बात कर रहा है। उन सभी शर्तों को जो हल करता है, यानी कि संतुष्ट करता है। संतुष्ट मतलब हल ना, ठीक है। उन सभी शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे अपरिबद्ध हल बोलते हैं क्या? अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं क्या? बाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं? सुसंगत यानी फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं? सुसंगत हल बोलते हैं क्या? अनुकूल हल बोलते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्द होते ही नहीं है, हमारा होता है सुसंगत हल। तो निर्णय चर के मानों का, यानी कि जो x और y के जो मान रहते हैं बच्चों, उनका समुच्चय जो रैखिक व्यवरोधों तथा ऋणेतर शर्तों को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाता है? सुसंगत हल कहलाता है, ठीक है। वो कहलाता है सुसंगत हल। जो x और y के जो मान होते हैं, यानी कि जो हमको बिंदु देके रखता हुआ है, ठीक है, वही हमारे को क्या बोलता है? वो बोलता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सुसंगत हल या फिर फीजिबल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा इस बात का। और इन सब की टर्म्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है इसका थ्योरी वाला लेक्चर तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इन सब की थ्योरीज हमने डिस्कस की है वहां पर। देखिए सीयूटी 2023 में पूछा गया है, क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न के अंदर? रैखिक प्रोग्रामन समस्या यानी कि एलपीपी में दो चर x और y हैं, निम्न प्रकार से हैं, में से उद्देश्य फलन कौन सा हो सकता है? ठीक है, x और y हमारे दो चर हैं, निर्णय चर हैं, और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक उद्देश्य फलन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, चाहे यहां पर आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, चाहे आप किसी की भी बात कर लो, यहां पर सब के सब यहां पर लीनियर होने वाले। लीनियर मतलब रैखिक होने वाले। रैखिक का मतलब होता है x और y दोनों की घात 1 होगी। तो यहां पर x की घात 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में 1 की घात है, ये आंसर हो सकता है। इन दोनों में ये रूट में दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पर ये देखो x और y गुणे में है यहां पर, तो इनकी घात आपको पता है 2 हो जाती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। सीधे सीधा उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है बच्चों। निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा दिखता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लीनियर होंगे, सब कुछ लीनियर होगा।
चाहे आप कॉन्स्टेंट्स की बात कर लो, चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की बात कर लो, सब क्या होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से लीनियर मतलब रैखिक होंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, किसी एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु देके रखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या देखे, कॉर्नर पॉइंट्स देके रखे हुए फीजिबल रीजन के। ये देखिए, फिर बोल रहा है माना fx बराबर 4x प्लस 6y उद्देश्य फलन है। ठीक है, ये हमको देके रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोल रहा है f का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है, ये आपको सब बिंदु देके रखे हुए, बोल रहा है किस पर है, तो अभी सब पे न्यूनतम मान निकालने मत लग जाना। यहां देखो क्या बोल रहा है, इस पूरे ऑप्शंस में केवल दो ही वैल्यू चल रही है, 0,2 और एक 3,0। तो चलिए इसको 0,2 और 3,0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आ रही है। तो 0,2 पे और 3,0 पे, तो जब मैंने 0,2 रखा तो ये 0 रखा, ये 2 रखा तो 12 आया। फिर 3,0 रखा, मतलब y को 0 रख दिया और x को 3 रख दिया, तो 4 तिया 12 आ गया। अरे ये क्या हुआ भाई, ये तो दोनों में मेरा समान वैल्यू आ गया, समान न्यूनतम मान आ गया। तो अगर मुझे दो बिंदुओं पर समान न्यूनतम मान मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर सभी पर मेरे को समान मान मिलेगा, यही मान मिलेगा। तो केवल 0,2 पर मेरे को न्यूनतम मान मिलेगा, नहीं। केवल 3,0 पर मिलेगा क्या, नहीं। 0,2 और 3,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु पर मिलेगा, नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। 0,2 तथा 3,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी थ्योरी वाली क्लास में, उसको जरूर देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये देखिए CUT 2023 में पूछा गया आपका। क्या बोला जा रहा है कि दी गई एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु ये हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर उद्देश्य फलन ये देके रखा हुआ है px प्लस qy। ठीक है, और बोल रहा है कि p और q में किस संबंध के लिए, p और q में किस संबंध के लिए, ठीक है, z बिंदुओं 15,15 और 0,20 पर अधिकतम मान रखेगा। मतलब इन दोनों पर अधिकतम है। अगर मेरा z का इन दोनों पर अधिकतम मान है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों पर जो अधिकतम मान होगा वो समान होगा। यानी कि अगर मैं z1 कैलकुलेट करता हूं ये बिंदु रखकर, तो ये जो मान देगा वो बराबर होगा z2 के बराबर होगा जब मैं ये बिंदु यहां पर रखूंगा। तो सिंपल है यार, ये बिंदु इस पे रखो चाहे ये बिंदु इस पे रखो, दोनों में समान मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। ये बात यहां पर कहना चाह रहा है। तो वैल्यू रख देते हैं, 15 यहां रखूंगा तो ये हो जाएगा 15x प्लस 15y, सॉरी x और y की जगह पे रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15p प्लस 15q। ठीक है, x और y की जगह पे ये रख देंगे, यहां पर भी x और y की जगह ये रखेंगे। तो x की जगह पे रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और y की जगह पे रखूंगा तो 20q बचेगा। ये 15q जाके उधर माइनस हो जाएगा 20q से, तो 5q बचेगा। 5 से कटेगा ये 3 बार, तो ये हो जाएगा q बराबर 3p। ठीक है, q बराबर 3p, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा फंडा लगा, फंडा वही लगा बच्चों कि z बिंदु पर, z जो है वो बिंदु इस पर और इस पर अधिकतम मान रखेगा। दो बिंदुओं पर अगर अधिकतम मान है तो वो दोनों का अधिकतम मान समान होगा। ठीक है, यानी कि इस पर जब अधिकतम मान निकालोगे, जो भी मान निकालोगे, इस पर जो मान निकालोगे, वो दोनों मान क्या होंगे, समान होंगे। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बताया ना, बहुत इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु ये देके रखे हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और उद्देश्य फलन z बराबर देके रखा हुआ है, क्या यहां पे लिख देता हूं, z बराबर देके रखा हुआ ax प्लस 2by। ठीक है, और बोल रहा है a और b की किस शर्त पर अधिकतम z बिंदु q और s पर है। मतलब दो बिंदुओं पर अधिकतम मान है, इसका मतलब z1 बराबर z2 वाला सीन बनेगा यहां पर भी। इसका मतलब z1 बराबर z2 वाला सीन बनेगा यहां पर भी। ठीक है, तो ये बिंदु q और s की बात कर रहा है, मतलब ये रहा बिंदु q और ये रहा s, ये दो बिंदुओं की बात कर रहा है। एक इस बिंदु की बात कर रहा है और एक इस बिंदु की बात कर रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को यहां पे रख देंगे x और y की जगह पे। चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है हमको आंसर। तो हम सबसे पहले q की बात करेंगे, तो 3 और 5 रखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा। फिर अब ये तो यहां पर रख दिया, z2 में हम रखेंगे 4 और 1, तो x की जगह पे 4 यानी कि 4a प्लस 2b इंटू 1, y की जगह पे 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 3a प्लस 10b बराबर 4a प्लस 2b। तो b को यहाँ भेज दिया, a को वहाँ, तो ये बन जाएगा a, 3a 4a में से जाएगा तो a बचेगा, और 2b आके 10b से माइनस होगा तो कितना बचेगा 8b। ठीक है, इस प्रकार से। तो a बराबर 8b, अब यहाँ पर 8b को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा a माइनस 8b बराबर 0। तो देखिए ये रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, a माइनस 8b बराबर 0। देखा, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चंस बने, बहुत क्वेश्चंस। यहां तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, इसके अंदर बहुत क्वेश्चंस बने सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। फिर किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र छायांकित जो आकृति है आपकी शेडेड रीजन है, आकृति में प्रदर्शित है। बोल रहा है तब z 5x प्लस 7y का अधिकतम मान क्या होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहीं पे देके रखे हुए हैं, चेक कर लो अधिकतम मान कहां पर होगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 0,0 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएंगे, बाकी सब पे चेक कर लो। तो 0,2 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखा और ये 2 रखा तो 14 आ गया। ठीक है, ये किस पे मिला, 0,2 पर। फिर अगला वाला देखेंगे 3,4 पर, तो 3,4 रखेंगे तो 15 और 28, 15 और 28 कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास 43। ठीक है, तो ये मिलेगा 3,4 पर। और बचा 7,0, 7,0 रखेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अधिकतम मान कितना आया मेरे पास 43। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसे निकालना है, आपको बना के दे देगा डायग्राम, आपको डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा कि ये रहा बना बनाया डायग्राम, मेरे को तो आप आंसर बताओ। ठीक है, मेरे को तो आप आंसर बताओ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये देखो CUT 2023 में पूछा गया, बना बनाया डायग्राम दे दिया है। बोल रहा है किसी रैखिक प्रोग्रामन का सुसंगत क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है, माना z बराबर 3x माइनस 4y उद्देश्य फलन है, तो किस बिंदु पर z अधिकतम अवस्थित होगा। ठीक है, तो अधिकतम मान निकालना है हमें, चलिए देख लेते हैं भाई। तो हमारे को तो सब कुछ देके ही रखा हुआ है, z बराबर क्या देके रखा हुआ है 3x माइनस 4y। ये बिंदु देके रखे हुए हैं, हर बिंदु पर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में बिंदु देके ही रखे हुए हैं, यहां वाले सभी बिंदु पे चेक करने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन में बिंदु देके रखे हैं ना उन्हीं बिंदु पे चेक करो केवल, समझ गए। तो 0,6 पे, 5,4 पे, 4,8 पे और 4,0 इन पे चेक कर लो फटाक से। तो जब मैंने 0,6 रखा तो 0 रखा तो खत्म, माइनस का 24 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कहीं से भी अधिकतम तो नहीं लग रही है, अधिकतम निकालना हमें। 5 रखूंगा तो z में आएगा 15 और यहां पर आएगा 4 चौके 16, तो माइनस का 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे 4,8 है, मतलब ये आएगा z बराबर में 4 तिया 12 माइनस 8 चौके 32, तो माइनस का 20 बन के आएगा। यहाँ पर क्या बन के आएगा, यहाँ पर माइनस का 20। क्लियर। और फिर हम इस पे निकालेंगे अब इसको, तो इस पे निकालेंगे तो z बराबर में हमारे पास वैसे तो एक ऑप्शन बच रहा है ये, फिर बाकी में कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा मान आ रहा है इसका। तो 4,0 रखेंगे तो भाई ये नेगेटिव वाला तो 0 हो गया, 4 तिया 12, तो सबसे मैक्सिमम तो यही मिल रहा है इसका, मतलब इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। खत्म, इतना ही करना होता और कुछ नहीं करना होता। ऑप्शन की वैल्यूज उठा के फलन में डाल के देख लो। अधिकतम और निम्नतम मान पूछ रहा है, अधिकतम और मिनिमम मान पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ रहा है, और अगर आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो फिर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बिंदु रखो और निकाल। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये होता है बच्चों क्या, फॉर्मेशन करना होता है, इसको सॉल्व नहीं करना है। यहां पर आपको ये पूरा सॉल्व होके दिया हुआ है, यहां पर आपको इसका ये निकालना है, व्यवरोध के रूप में लिखना है इसको, थ्योरी को। तो इसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के 2 नमूने A तथा B बनाती है, तो हम क्या बोलते हैं भैया कि A कितने नमूने बनाती है, X नमूने बनाती है, और B कितने नमूने बनाती है, Y बनाती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जब नमूने बना रही है तो या तो नमूने बनाएगी और या तो नहीं बनाएगी, बनाएगी तो 0 से ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है, 0 से कम तो नहीं हो सकते। जो भी नमूने बना रही है या तो नहीं बनाएगी तो 0 होगा, और नहीं तो 0 से ज्यादा होगा। एक भी हुआ तो 0 से ज्यादा हुआ, एक भी नमूना बनाया तो, है ना। तो यहां पर 2 व्यवरोध हमारे पास आ जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि x और y जो 2 नमूने हैं ये हमेशा 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे, या तो वो बनाएगी ही नहीं और या तो बनाएगी तो ज्यादा बनाएगी। 0 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4 5 जो भी रहा, है ना। तो सबसे पहले ये व्यवरोध हमारे पास आ गए, बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं आगे क्या क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि A का प्रत्येक नग बनाने के लिए, प्रत्येक नग यानी कि X नग है ना यहाँ पर, तो प्रत्येक नग बनाने के लिए
ए का प्रत्येक नग, ए ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ए का प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे तथा 1 घंटा पॉलिश में लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, श्रम घंटे लग रहे हैं, यानी कि उसको बनाने में मेहनत, और पॉलिश कर रहे हैं उसको, ठीक है, पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश में उसको समय लग रहा है। तो 9 घंटे श्रम में लग रहे हैं और 1 घंटा पॉलिश में लग रहा है ए के नग को बनाने के लिए, सिंगल नग को बनाने के लिए। और बी के प्रत्येक नग को बनाने में 12 श्रम घंटे और 3 घंटे पॉलिश में, 12 श्रम घंटे और 3 घंटे पॉलिश में लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके कारण हम या तो बेच रहे होंगे, या तो कॉस्टिंग कर रहे होंगे, या तो लाभ कमा रहे होंगे। तो आगे देख लेते हैं कि कॉस्टिंग कर रहे हैं ए और बी से कि हम लाभ कमा रहे हैं। अब बोल रहा है कि बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180 घंटे। ये जो श्रम घंटे हैं ये मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम 180 घंटे हैं, और पॉलिश करने के लिए 30 घंटे हैं बच्चों, मैक्सिमम 30 घंटे हैं पॉलिश करने के लिए, ठीक है। ये प्रत्येक नग का है। जब x नग बनाएंगे और x नग पॉलिश करेंगे तो हमारे पास 30 घंटे मैक्सिमम पॉलिश करने के लिए हैं, और 180 घंटे मैक्सिमम क्या है, श्रम करने के लिए हैं टोटल, ठीक है। इतने घंटे का ही हम श्रम कर पाएंगे। फिर ए के प्रत्येक नग पर कंपनी 8,000 रुपए तथा बी के प्रत्येक नग पर 12,000 रुपए लाभ कमाती है। मतलब यहां से इसको लाभ मिल रहा है। तो ए के प्रत्येक नग पर 8,000 का लाभ मिल रहा है, और यहां पर कितना मिल रहा है बच्चे, इसको 12,000 का लाभ मिल रहा है। ये जो आपको लाभ मिल रहा है ना, इसी को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। तो ये जो लाभ होगा या फिर कॉस्टिंग होगी कि कितनी कॉस्टिंग मिलती है, कितनी लागत लग रही है, तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। जब कॉस्टिंग होती है, जब लाभ मिलता है तो उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले श्रम घंटे की इक्वेशन बनाऊंगा। श्रम घंटे की इक्वेशन क्या बनेगी, 9 एक नग को लगता है, ए के कितने नग हैं, x नग हैं, तो 9x नग प्लस बी के कितने नग लग रहे हैं श्रम घंटे में, 12, ठीक है, 12 लग रहा है एक नग पे, तो y पे कितने लगेंगे, 12y। और मैक्सिमम 180 घंटे, मतलब 180 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो इसके 180 घंटे के बराबर हो या तो इससे कम हो, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके सामने इक्वेशन में कुछ कॉमन आके कट रहा हो तो काट दो, यानी कि 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y लेस इक्वल टू 3 से काटा तो 60 आएगा। तो एक व्यवरोध मेरे पास ये निकल के आ गया यहां पर। दूसरा निकलेगा यहां से, दूसरा निकलेगा बच्चों यहां से, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा निकलेगा यहां से, दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं। तो यहां से निकलेगा, तो यहां से x में लग रहा है यहां पर x, और यहां पर लग रहा है प्लस 3y लेस इक्वल टू 30। मैक्सिमम 30 लगेगा, 30 से कम में भी चलेगा, लेकिन 30 मैक्सिमम आवर्स है मेरे पास। तो ये रहा दूसरा व्यवरोध। और तीसरा तो आपको पता है, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो निकालना है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 8000x प्लस 12000y, इस प्रकार से। तो ये हमें बनाना होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, जितना फास्ट काम करोगे उतना फास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारे को z बराबर देखो 8000x प्लस 12000y, ठीक है, ये सही है। फिर व्यवरोध कौन कौन से हैं, 3x प्लस 4y लेस इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y लेस इक्वल टू 60, बिल्कुल सही है। x प्लस 3y लेस इक्वल टू 30, x प्लस 3y लेस इक्वल टू 30, और x और y दोनों ग्रेटर देन 0। पहला वाला ही इसका राइट आंसर आ गया भाई, जो पहला ऑप्शन है वही सही है। बाकी सब जगहों पे गलत लिखा होगा, तो पहला वाला ही हमारा सही आ गया, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जाता है। ये देखिए CUET 2023 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। एक निर्माणकर्ता कंपनी के उत्पाद 2 नमूने M1 M2 बनाता है, जहां पर हमारे पास क्या था बच्चों, यहां पर देख नहीं रहे हो, सेम टू सेम क्वेश्चन। 9 घंटे, 1 घंटा, 12 घंटे, 3 घंटे, यही चीज था हमारे पास। 9 घंटे, 1 घंटा, 12 घंटे, 3 घंटे, है ना, दिखा कि नहीं दिखा, क्लियर। तो बिल्कुल सेम टू सेम बनाया हुआ है। यहां पर बस एक चीज अलग की है, देखो यहां पे 180 घंटे, 30 घंटे, बस यहाँ पे 8000 की जगह 800 कर दिया और 12000 की जगह 1200 कर दिया, सिर्फ इतना किया हुआ है। पूरा क्वेश्चन सेम है। इसका राइट आंसर कौन सा है जरा ढूंढ के मेरे को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपका, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है, इसी के ऊपर एक और चीज पूछी गई है, वो ये है, बोल रहा है कि लाभ निम्न में से किस बिंदु पर प्राप्त होगा, मतलब मैक्सिमम लाभ किस पर प्राप्त होगा, ये बात कही जा रही है यहां पर। तो आपको यहां से इस डेटा से आपको निकालना है z का मान,
z का मान निकालना है इस डेटा से और उस z में ये पॉइंट रख के देखने हैं। जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वही आपका आंसर है। मैं चाहता हूं इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दें। यहां से z बनाइए और z में ये बिंदु रखिए और देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मैं चाहता हूं ये भी होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा लेक्चर बच्चों, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सारी थ्योरी भी मैंने बता दी जिनके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड हैं बच्चों, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कैसे करेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं बच्चों, आपको आ जाना है ब्राउजर पे और ब्राउजर पे आते ही आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अड्डा 24/7, ठीक है। यहाँ पे अड्डा 24/7 लिखना है आपको। अड्डा 24/7 की सबसे पहली वेबसाइट खुल जाएगी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा। यहाँ पर CUET UG हिंदी मीडियम, यहाँ पर क्लिक करके साइंस पे क्लिक करेंगे। प्रतिज्ञा बैच आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। जस्ट आपको करना है बाय नाउ पे क्लिक। Y767 कोड बच्चों फटाफट से जरा झड़ी लगा दो इसकी। Y767 कोड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डिटेल डाल देना, ठीक है। फ़ोन नंबर, नाम और ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि ये आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से ही ऐप में लॉगिन होगा। और बस फिर कंटिन्यू करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं बच्चों, ठीक है। 27 तारीख को आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली, ठीक है। आप लोग तो वैसे होली खेल के ही आ रहे होंगे और बाकी और भी जो होली खेल रहे होंगे इसके बाद भी, उनके लिए हैप्पी होली। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी का, टाइम पे 1 बजे आ जाना। टेक केयर, बाय बाय।